हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथमेटिक्स सीजीवे। मैं पवन सर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम्स चल रहे हैं और उन एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आपको मैथ्स के पूछे जा रहे हैं उसका मैं आपको एनालिसिस करा रहा हूं। और इसी तरह का एनालिसिस मैं आज लेके आया हूं, यानी कि 12 जनवरी 2021 कि जो मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें से कुछ क्वेश्चन मेरे तक पहुंचे हैं। उन क्वेश्चनों को मैं आपको क्या करूंगा, सॉल्व कराऊंगा। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो आगे के एग्जाम्स देने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्त, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने मैथ्स के एनालिसिस पे। चलिए हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं कि 12 जनवरी 2021 को कौन कौन से क्वेश्चंस आपको एनालिसिस में आए थे। दोस्तों याद रखिए कि ये क्वेश्चंस जो हैं वो आपको, जो स्टूडेंट्स हैं उनके रिमेंबर में जो याद था उनको उसी हिसाब से उन्होंने क्वेश्चन को सेंड किया और उसी के हिसाब से मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। हो सकते हैं आंकड़े आपको चेंजेस हो सकते हैं थोड़े बहुत यहाँ बहुत मिस्टेक भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो आंकड़े आए हैं मैं उसका एनालिसिस करके आप तक उसे पहुँचा रहा हूँ, यानी कि आप तक उसका कॉन्सेप्ट आपके भेज रहा हूँ जिससे आप उस कॉन्सेप्ट को समझ सकें और आगे आने वाले एग्जाम्स में आपको क्या कर सके, उसे सॉल्व कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखिए, ये पहुंचा है कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 4.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है, तो दोनों वृत्तों की समान स्पर्श रेखा की लंबाई अगर 6 सेंटीमीटर है तो मुझे उसके केंद्रों के बीच की दूरी क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी कि आपको बोल रहा है प्रश्न कि अगर दो वृत्त हैं, एक बड़ा वृत्त है और एक छोटा वृत्त है, इस तरह से दो वृत्त हैं, एक की त्रिज्या आपको दिया गया है 4.5 सेंटीमीटर और एक की त्रिज्या दिया गया है आपको 3.5 सेंटीमीटर, और इनकी एक समान स्पर्श रेखा इस तरह से गई है और इस स्पर्श रेखा की लंबाई बोला है 6 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, इसके केंद्र के बीच की दूरी क्या करना है, ज्ञात करना है। ये चीज को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। यानी कि मान लीजिए यहाँ P है और यहाँ Q है, इसकी बीच की दूरी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आप जानते हैं स्पर्श रेखा त्रिज्या लंबता प्रमेय से यहाँ 90 अंश का कोण बनता है। अगर मैं यहाँ पे देखिए लंबाई 3.5 है तो इसकी समान लंबाई वाले यहाँ से इसको अगर मिलाऊं तो ये रेखा इस तरह से जाएगी, तो जिससे क्या हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। और समकोण त्रिभुज में अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको ये जो चतुर्भुज बनेगा, ये चतुर्भुज क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ये 3.5 है और ये भी आपको 4.5 है, ये टोटल 4.5 है और ये 3.5 है, यानी कि इतना भाग 3.5 होगा, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको इस भुजा की लंबाई हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, क्योंकि ये भुजा जितनी रहेगी उतनी ही क्या होगी, लंबाई पी क्यू की होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है, यानी कि 6 का वर्ग कर देना है प्लस 1 का वर्ग कर देना है, तो यानी कि 36 धन 1 यानी कि 37 हो जाएगा। किसकी लंबाई, मान लीजिए यहाँ पे आपको आर है, सॉरी यहाँ पे मान लीजिए ए है और यहाँ पे बी है, तो ये ए बी की लंबाई हमें क्या हो जाएगी, ए बी का वर्ग का मान आ गया। तो ए बी का वर्ग का मान अगर इतना है तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, करनी में 37, और ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है, इसलिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा, करनी में 37। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। दो आंकड़े आपको दिए थे, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये केंद्रों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, करनी 37 होनी चाहिए। ओके दोस्तों, तो ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। अब इसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे। आपको एक बार फिर से मैं बता दूं, ये देखो टोटल 4.5 था और ये 3.5 है, तो यहाँ तक की भी लंबाई कितनी हुई, 3.5, तो ये कितना हो गया, 1, और इसकी लंबाई दिया है 6, और स्पर्श रेखा त्रिज्या लंबता प्रमेय से आप जानते हैं यहाँ कोण 90 अंश का बनेगा, तो हमें कर्ण का मान जान, तो हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाया तो ए बी का मान आया करनी 37। लेकिन ये अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो ए बी की लंबाई किसके बराबर होगी, पी क्यू के, इसलिए पी क्यू का भी मान कितना होगा, करनी 37, यानी कि केंद्रों के बीच की दूरी आपको करनी में 37 आंसर हो जाएगा। नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है, राज की एक कार की कीमत है 1.5 लाख रुपए, यानी कि 1.5 लाख रुपए में उसने खरीदा है और राज ने इसे 5% के लाभ पर बेच दिया। तो दोस्तों उसको डाउट था कि यहाँ पे 5% है कि क्या था, ये आपको डाउट है। यहाँ पे आंकड़ा कुछ भी हो सकता है, 5%, 10%, 20%, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, 5%। 5% लाभ पर सुनील को बेच दिया। सुनील को पैसे की जरूरत पड़ी तो 2% की हानि पर उसने क्या किया, राज को बेच दिया, पुनः राज को बेच दिया। तो इस चीज में राज को कुल कितना लाभ या हानि हो रही है, वो चीज को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। परसेंट लाभ नहीं पता है, परसेंट में नहीं पूछा है, आपको सिर्फ रुपए में पूछा है कि उसको अगर लाभ हो रहा है तो कितने रुपए की लाभ हो रहा है और अगर हानि हो रही है तो कितने रुपए की हानि हो रही है। तो देखो इसको दोस्तों आप साधारण रूप से समझ सकते हैं, ये राज है और ये आपको सुनील है। फर्स्ट टाइम आपको राज के पास जो कार है वो आपको 1.5 लाख रुपए की है और ये क्या कर रहा है, इसको बेच रहा है, किसको, सुनील को। कितने परसेंट के प्रॉफिट पे, 5%। अब 5% कैसे निकालोगे दोस्त,
ये चीज को आपको समझना है। तो देखिए आपको देखिए 1.5 लाख का 10% होता है एक जीरो हटा देना, एक जीरो हटा देने का यानी कि हो गया 15,000, है ना। 1 लाख का 10% अगर आप निकालने जाएंगे तो 10% निकालने का मतलब एक जीरो कम कर देना यानी कि 15,000 हो गया, और 15,000 का आधा करोगे तो कितना आएगा 7,500, यानी कि 7,500 रुपए का उसको क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ उसको प्रॉफिट हुआ 7,500 का। और वो इसका मतलब है कि कार उसने कितने में बेचा, 1,57,500 में, 1,57,500 में बेचा, 7,500 इसमें क्या करिए जोड़ दीजिए। इस तरह से हमें इसकी कीमत आ गई। अगर रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट करके आप इसका ऐसा निकालेंगे तो भी 1.5 लाख का अगर 5% का लॉस हो रहा है यानी 95%, सॉरी 105% उसको क्या हो रहा है, मिल रहा है। इस तरह से सॉल्व करके भी आप इसकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे पास जब कैलकुलेशन इजी है तो हम लोग इतना गुणा भाग क्यों करें, सिंपल सी बात है, 10% पहले निकाल लीजिए फिर उसका आधा कर दीजिए, 5% आ जाएगा। तो 5% की वैल्यू कितनी आई, 7,500, यानी कि वह कार उसने कितने में बेचा, 1,57,500 में। अब ये कार की कीमत जो है इतने में सुनील ने खरीदा था, लेकिन अब इसको 2% के लॉस पे उसको क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो इसका मतलब है कि अब आपको क्या हो रहा है, सुनील के पास, सॉरी राज के पास फिर से वही गाड़ी आ गई। तो सुनील को कितना, राज को कितना फायदा हो रहा है इस चीज को निकालने का मतलब है इसकी जो हानि है वही इसका क्या है, प्रॉफिट है। क्योंकि बाकी एक्सचेंज तो वही हो रहा है, गाड़ी भी उसके पास मिल जा रहा है और पैसा भी मिल जा रहा है। तो ये जितने का हानि सहेगा उतना ही रुपए का उसका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यानी कि मुझे अगर राज का लाभ निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इसका 2% निकाल लूंगा, वही उसका क्या हो जाएगा, राज का प्रॉफिट हो जाएगा। तो राज का प्रॉफिट यानी कि राज का लाभ बराबर क्या हो जाएगा, 1,57,500 का 2%, 2% यानी 2/100, शून्य से शून्य कट गया। अब इसमें गुणा कर दीजिए, 2 पंचे 10, हाथ से लगाइए, 2 सत्ते 14, 1 15, 1 2 पंचे 10, 11, 2 1 3, यानी कि इतने रुपए का क्या हुआ, राज को लाभ हुआ। तो इस तरह से आसानी से इस प्रश्न को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए दोस्तों है तीसरा क्वेश्चन, बोल रहा है ए किसी काम का 25% भाग 10 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम का 40% भाग 40 दिन में पूरा करता है, और सी उसी काम का 1/3 भाग 13 दिन में पूरा करता है। तो बताइए कि इसमें से सबसे जल्दी कौन काम को पूरा करेगा। तो सिंपल सी बात है, एक 25% भाग पूरा कर रहा है यानी 25% मतलब समझते होंगे 1/4 भाग, किसकी बात चल रही है, ए की। एक 1/4 भाग कितने दिन में पूरा कर रहा है, 10 दिन में। तो पूरा भाग कितना, पूरे दिन कितना, पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो 4 का गुणा यहाँ पे कर दीजिए, 10 चौक 40 दिन में पूरा करेगा। यानी कि ए पूरा काम कितने दिन में पूरा करेगा, 40 दिन में। इसके बाद बी के बारे में बोल रहा है कि उसका 40% भाग, 40% भाग मतलब समझते होंगे, अगर 40% 40 दिन में, 40% यानी कि 40/100, यानी कि 2/5 भाग कितने दिन में पूरा कर रहा है, 40 दिन में। तो यानी कि इसको हल करेंगे तो ये 40 पंचे 200 हो जाएगा, 2 से काट दीजिए इसको, 2 2 20, 20 पंचे 100, 100 दिन में पूरा करेगा। ऐसे निकालिए, या डायरेक्ट आप बोल सकते हैं 40% अगर 40 दिन में तो 100% यानी 100 दिन में, ऐसा भी डायरेक्टली आप बता सकते हैं। ओके, और सी आपको बताया है कि 1/3 भाग जो है वो 13 दिन में पूरा करता है, तो 13 तिया 39 दिन में पूरा करेगा पूरा काम। अब आप तुलना कर लीजिए किसको कम समय लग रहा है, तो आप देख रहे हैं सी को क्या हो रहा है, काम जल्दी पूरा कर रहा है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी, जो है व्यक्ति वो काम को जल्दी पूरा करेगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए प्रश्न है चौथा, 19 फैक्टोरियल में कितने जीरो होंगे। 19 फैक्टोरियल का मतलब आप समझते हैं 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10 गुणे 11 गुणे 12 गुणे 13 गुणे 14 गुणे 15 गुणे 16 गुणे 17 गुणे 18 गुणे 19, यहाँ तक आपको इसका मतलब हो गया। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये 5 से डिवाइड होने वाले नंबर कितने आ रहे हैं, तो आप देख रहे हैं 5 से डिवाइड होने वाले नंबर 1 2 और 3 है। तो यानी कि आपको जीरो की संख्या किसके ऊपर डिपेंड करती है, 5 और 2 के ऊपर होती है। तो यहाँ पर आपको 19 फैक्टोरियल में कितने जीरो आएंगे, इसका मतलब है कि अगर आपको ये निकालना है तो जो 5 की संख्या रहेगी, 5 की संख्या बराबर होगा जीरो की संख्या के।
यानी कि अगर मैं 19 को डिवाइड करूं 5 से तो आपको नंबर आ जाता है 5 3 15 और बाकी बच जाता है, 3 बार जाता है, यानी कि जीरो की संख्या हो जाएगी टोटल 3। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। इससे पहले वाले सवाल में देखिए, आपको देखो मैंने आपको बताया था 19 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो कितने थे, 3 थे। उसमें प्रश्न आपको इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि 100 के प्लेस पे कौन सा स्थान ना कौन सा संख्या आएगा। तो आप देखे थे 3 जीरो थे उसमें, इसका मतलब है कि चाहे वो 100वें प्लेस की पूछ रहा हो तो भी जीरो आएगा, अगर वो 10वें प्लेस की वैल्यू पूछ रहा हो तो भी जीरो आएगा, और अगर वो इकाई की संख्या का पूछ रहा होगा तो भी जीरो आएगा। अगर आपको क्वेश्चन में पूछेगा 19 फैक्टोरियल में आपको जीरो की संख्या कितनी थी तो आप बताएंगे 3। अगर आप बोलेगा 19 फैक्टोरियल में 100वें स्थान की वैल्यू कितनी है तो आप तो भी बताएंगे जीरो, और अगर 10वें स्थान की वैल्यू पूछा तो भी जीरो बताना है, इकाई के स्थान की वैल्यू पूछा तो भी जीरो बताना है। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन को अगर घुमा फिरा के पूछा तो भी आप उसका क्या कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। ओके दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, ये दोनों त्रिभुज समरूप है, एबीसी क्या है, समरूप है त्रिभुज डीईएफ के, इसकी भुजाओं का मान दिया है और क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। आप जाहिर सी बात जानते हैं कि क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। ये आपको अच्छी तरह से पता है। तो यानी कि मैं क्या कर सकता हूँ कि 12.5 बटे में 10 इसका क्या होगा, वर्ग होगा। तो यहाँ दशमलव हटाने का मतलब है 125 बटे में क्या हो गया, 100 और इसका वर्ग। तो ये आपको कट गया तो 25 पंचे 125, 25 चौका 100, यानी 5/4 का वर्ग। तो कितना हो जाएगा, 25:16, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:16 होगा। ओके दोस्त, अगर सिर्फ भुजाओं का अनुपात पूछता तो 5:4 आता था, ये इतना याद रखिए। यहाँ पे क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है तो 25:16 होगा। ओके, चलिए बढ़ते क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जो है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है तो x का मान ज्ञात करिए। तो देखिए, इसको आप ऑप्शन के तरीके से जो ऑप्शन दिए हैं उसका मान रख के भी हल करके चेक कर सकते हैं, या इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लें, क्योंकि इक्वेशन ज्यादा बड़ा नहीं है, ज्यादा बड़ा नहीं तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कम समय लगेगा। तो जैसे अभी आपको बोल रहा है गुणा करने पे 6 आ जाए और जोड़ देने पे 5 आए, तो आपको जानते हैं 3 दूनी 6 होता है, तो 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो दोनों का चिन्ह क्या होगा, सेम। जोड़ना है तो दोनों का चिन्ह क्या होगा, सेम होगा, और यहाँ पे माइनस इसलिए दोनों को माइनस माइनस। अब x को कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3 माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी कि एक ब्रैकेट में x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा या x माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा, यानी x की वैल्यू या तो 3 होगी या तो x की वैल्यू क्या होगी, 2। तो 2 और 3 इसका क्या है, सही आंसर है। तो इस तरह से आप ऑप्शन उसमें चुन सकते हैं। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है cos 3x माइनस 20 इक्वल टू sin 20 माइनस 3y, तो x माइनस वाई का क्या मान होगा, ये चीज को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम लोग cos और sin के दोनों की वैल्यू आपको क्या होती है, 45 पे इक्वल होती है। 45 पे इक्वल होती है, यानी कि जब दोनों का वैल्यू टोटल इन दोनों का योगफल कितना होता है, 90 होता है, तो ही क्या होता है, ये पॉसिबल हो सकता है। तो एक तरीके से वैसे कर सकते हैं, या आप साइन त्रिकोणमिति साइन 90 वाला फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, कोटि पूरक वाला। इसको कॉस में बदलने के लिए क्या करेंगे, 90 में से इसको माइनस कर दीजिए, इसके बाद कॉस को हटा देंगे, तो भी आप उस तरीके से हल कर सकते हैं। लेकिन हमारा सरल तरीका क्या है, अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल बताया है, यानी कि ये जो थीटा का योग है, योग कितना होगा, 90 होगा, यानी कि 3x माइनस 20 प्लस 20 माइनस 3y का वैल्यू कितना होगा, आपको 90 होगा, ये आपको अच्छी तरह से पता है। तो ये माइनस प्लस कर जाएगा, 3x माइनस 3y, यानी कि 3 को कॉमन लेंगे, x माइनस वाई बराबर 90, तो यहाँ 3 से भाग दे देंगे तो x माइनस वाई का मान आ जाएगा 30। यही आपसे प्रश्न में पूछा है। ओके दोस्त, तो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, जल्दी से हल कर सकते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस m इक्वल टू 0, तो m का मान क्या करो, ज्ञात करो यदि अल्फा माइनस बीटा का मान क्या है, 1 है। ये आपको सवाल शायद 11 तारीख या 12 तारीख में पूछा गया, लेकिन वो डाउटफुल में था, इसलिए मैंने आपको आज ही करा दिया है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, सवाल का कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि इस तरह का सवाल आया है, तो आपको सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट समझना है, तारीख से नहीं जाना है कि 11 तारीख को आया कि 12 तारीख को आया या 10 तारीख को आया। तो चलिए 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस m इक्वल टू 0 है, अल्फा माइनस बीटा का मान 1 है, तो हमें m का मान ज्ञात करना। आप अच्छी तरह से जानते हैं वर्ग समीकरण में जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो क्या होता है, माइनस बी बटे ए होता है। माइनस बी यानी कि यहाँ पे माइनस माइनस 5 प्लस हो जाएगा और बटे में 2, ये हमारा क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा हो गया। और अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है c बटे ए, यानी कि m बटे 2, ये हमारा क्या हो गया, मान हो गया। अब हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जो होता है वो आपको बराबर होता है अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर
माइन प्लस 4 अल्फा बीटा, ये आपका फॉर्मूला होता है। इसी में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यानी कि 5/2 का वर्ग यानी 25/4 हो जाएगा, बराबर 1 का वर्ग 1 धन 4 गुणे यहाँ पे m/2 यानी कि ये 2 से कट जाएगा। अब आपको इधर ला के माइनस करना है, तो 25/4 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 2m। तो यहाँ पे हल किया तो यह हो जाएगा 21/4 बराबर 2m। तो m बराबर हो जाएगा 21/8। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से हल करके उस m का मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल। तो दोस्त देखिए अगले सवाल में बोला है साइन a प्लस बी का मान करनी 3/2 है, कॉस a माइनस बी का मान आपको करनी 3/2 है। तो हमको a और b का मान ज्ञात करना है। छोटी क्लासों का सवाल है, आप इसे आसानी से कैसे हल कर सकते हैं। देखिए आपको साइन दिया है, तो साइन के कौन से डिग्री की वैल्यू आपको करनी 3/2 होती है 60 की। तो यानी कि a प्लस बी का मान कितना हो जाएगा 60। और a माइनस बी, कॉस a माइनस बी बराबर दिया करनी 3/2, यानी कि करनी की कॉस के कौन से डिग्री का मान करनी 3/2 होता है, तो कॉस 30 का, यानी कि a माइनस बी हो गया आपको 30। अब इसको आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो कट जाएगा, तो 2a बराबर हो जाएगा 90। तो a का मान आ जाएगा 45 अंश। अब ये वैल्यू यहाँ रख देंगे तो 45 और यहाँ 60 में से माइनस कर देंगे तो b की वैल्यू हो जाएगी 15। तो इस तरह से हमारा a और b का मान क्या हो जाएगा आसानी से ज्ञात हो जाएगा। दोस्त अगला थोड़ा सवाल है 6000 व 7000 के बीच की कुल कितनी संख्याएं जो 12 से विभाजित है। इस तरह का सवाल आजकल बहुत आ रहा है, आपको सभी पेपर्स में देखने को मिल रहे हैं। बस यहाँ पे नंबर्स अलग हो जा रहे हैं और यहाँ डिविजिबिलिटी आपको अलग से पूछी जा रही है। तो आपको ऐसे सवालों में कुछ नहीं करना है दोस्त, इसके बीच का अंतर निकाल लीजिए। अंतर कितने का है 1000 का। 1000 को क्या करिए 12 से विभाजित कर दीजिए। 12 से जब इसको विभाजित करेंगे तो 12 8 96 बचेगा कितना आपको 4 40 हो गया, 12 3 36, यानी 83 नंबर्स क्या होंगे टोटल आपको जो है इसके बीच में होंगी, जो 12 से क्या होंगी विभाजित होंगी। इस तरह से आपको कोई भी नंबर्स दे दीजिए, उसके बीच का अंतर निकाल लीजिए और उससे क्या करिए डिवाइड कर दीजिए, जो नंबर्स आएगा वही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल। चलिए दोस्त देखिए अगला प्रश्न दिया है a प्लस बी प्लस सी, यानी ये तीन संख्याओं का औसत है 22 और b प्लस सी का औसत है 25। तो हमें a का मान ज्ञात करना है। सिंपल सी बात है, देखो दोस्त a प्लस बी प्लस सी का औसत बताया है आपको कितना है 22, यानी कि यहाँ 3 नंबर है, यानी कि आपको यहाँ इसका योगफल अगर ज्ञात करना है, औसत मतलब बटे में 3 है ना। a प्लस बी प्लस सी बटे बटे में 3 का मान कितना है 22। तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो गया, इसका मतलब हो गया कि 22 3 66। ये आपको क्या हो गया पहला इक्वेशन बन गया। और सेकंड में क्या बोला है b प्लस सी का आपको औसत, औसत यहाँ 2 नंबर का है, यानी कि 2 से डिवाइड किया तो इसका मान कितना है 25। वहां 2 लेके गए, इसका मतलब है b प्लस सी का मान कितना हो गया 50। अब ये b प्लस सी का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो a प्लस 50 बराबर कितना है 66, यानी कि a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके चलिए जब देखिए आगे का सवाल क्या है, दो संख्याओं का लसावी है एलसीएम 1920 और एचसीएफ है 16। पहली संख्या 240 है तो दूसरी संख्या में क्या करना है ज्ञात करना है। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला आपको मालूम है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको आ जाएगा 1920 गुणे 16 बराबर 240 गुणे सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर ही आपको फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए शून्य से शून्य क्या हो गया कट गया, इसके बाद 8 दूनी 16 8 3 24, इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 3 छक 18 3 चौक 12 गुणे 2 बराबर सेकेंड नंबर, यानी कि सेकेंड नंबर जो है आपको क्या हो जाएगा 128 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके चलिए दोस्तों अगला सवाल है 1200 का 20% का 20% कितना होगा। सिंपल सी बात है 1200 20% यानी 1/5 गुणे 1/5। इसी को हल कर लीजिए, 5 एकम 5 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 240, इसको भाग दिया तो 5 चौक 20 5 8 40, यानी कि 48 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखिए आपको क्या पूछ रहा है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस ऐसे करके आपको 30 धन 31, यानी टोटल आपको 31 संख्याओं का योगफल। फिर उसके उल्टे से बोल रहा है कि 30 29 28 से लेकर के आपको 1 तक का योगफल कितना होगा, ये चीज को याद करना है। तो देखिए आपको हाईएस्ट नंबर जहां से जाने पे देखते हैं 31, 31 के बाद फिर से क्या होते हैं रिवर्स होते हैं, यानी कि दोनों तरफ से हम लोग को क्या करना है योगफल करना है। लेकिन दोनों तरफ से योगफल करना है तो 31 क्या हो रहा है सिर्फ एक बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, यानी कि आपको जो हाईएस्ट नंबर है उसी का क्या करना है स्क्वायर कर देना है। यानी कि हाईएस्ट नंबर 31 है, 31 का स्क्वायर कर लीजिए तो आपको ये हो जाएगा 961। 31 इंटू 31 कर सकते हैं यहाँ पे आसानी से, एक का वर्ग एक एक तीन 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 एकम तीन 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 का 9, इसको जोड़ेंगे तो 961 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ओके दोस्त, तो जब भी इस तरह का प्रश्न रहे आपको हाईएस्ट नंबर देख लीजिए, अगर आपको यहाँ पे जहां तक नंबर है इसके बाद वहां से रिवर्स करके इसका योगफल दिया है, तो ऐसे प्रश्न में आपको हाईएस्ट नंबर का क्या करना है सिर्फ स्क्वायर कर देना है। ओके
चलिए दोस्त देखिए एकदम हलवा सवाल आ गया है आपको। यहाँ पे देखिए ये आपको दो टाइम स्क्वायर किया है और दूसरा नंबर 106 है, तो यानी कि अगर ये मेरा क्या है ए है और ये क्या है मेरा बी है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ए इंटू ए यानी ए स्क्वायर हो जा रहा है, यहाँ 2 इंटू ए भी हो जा रहा है और यहाँ पे क्या हो जा रहा है बी स्क्वायर हो जा रहा है, यानी कि ये क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ 394 प्लस 106 का क्या है ये होल स्क्वायर है। तो इसको हम लोग जोड़ देंगे तो हो जाएगा 500, 500 का होल स्क्वायर को निकालेंगे 5 का वर्ग 25 और डबल जीरो का 4 जीरो हो जाएगा, यानी कि यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके चलिए अगला प्रश्न दिया है एक्स और वाई का अनुपात 3:4 है और वाई और जेड अनुपात पर कितना है 5:7 है, तो हमें एक्स वाई और जेड का तीनों का अनुपात क्या करना है ज्ञात करना है। सिंपल सी बात है दोस्त, एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड इस तरह से आपको क्या करना है ज्ञात करना है। तो देखिए एक्स अनुपात कितना दिया है वाई 3:4 है और इसका अनुपात कितना दिया है 5:7 है। तो आपको मालूम है जहाँ नंबर कम रहेगा ये 4 यहाँ नंबर कम है, यह नंबर यहाँ पे लिख लोगे, यहाँ 5 है और यहाँ पे नंबर कम है यानी यहाँ 5 लिख लोगे, 5 3 15 5 चौक 20 और 7 चौक 28, यही अनुपात आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब किसी नंबर से ये डिवाइड नहीं हो रहा है, यही अनुपात आपका क्या है फाइनल आंसर है। ओके चलिए देखते हैं अगला सवाल दिया है p बराबर 5 माइनस 2 करनी 6, तो पी स्क्वायर प्लस 1/p² का वैल्यू हमें क्या करना फाइंड आउट करना है। तो दोस्त देखिए इसको वैल्यू फाइंड आउट करना क्या मतलब है कि पहले हमें p प्लस 1/p का वैल्यू क्या करना पड़ेगा फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो p का वैल्यू दिया है यानी कि 1/p का वैल्यू हमें क्या करना पहले निकालना है। तो 1/p हमेशा देखिए अगर इन दोनों का जो वर्गों का डिफरेंस अगर 1 होता है तो यानी कि p प्लस 1/p क्या होता है, सिर्फ यहाँ बीच का साइन चेंज हो जाता है। तो हम देखते हैं कि इसके वर्गों का अंतर एक है कि नहीं, 5 का वर्ग 25 25 और यहाँ पे 2 का वर्ग 4 और 6 चौक 24 यानी कि वर्गों का अंतर एक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि 1/p जो है वो क्या हो जाएगा 5 प्लस 2√6 हो जाएगा। ये मेरा 1/p का निकल गया। अब मुझे क्या करना है इसका योगफल निकालना है। इसका योगफल जब निकालने जाओगे तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो 5 5 कितना हो जाएगा 10। अब ये वैल्यू आ गया, सॉरी यहाँ पे आएगा, अब ये वैल्यू अब p प्लस 1/p, अब ये वैल्यू आ गई यानी कि इसका स्क्वायर निकाला, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला पी स्क्वायर प्लस 1/p² बराबर क्या होता है, ये जो नंबर है यहाँ पे ए स्क्वायर में से 2 को क्या करना माइनस कर देना, यानी कि 10 के वर्ग में से 2 माइनस यानी कि 100 में से 2 गया 98 आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है आपको दिया 3x प्लस 2y अपॉन 3x माइनस 2y का वैल्यू 5/3 है, तो x अपॉन y की वैल्यू क्या करना है ज्ञात करना है। तो इस तरह के सवाल में हमेशा देखिए सेम नंबर है ऊपर नीचे प्लस माइनस का फर्क है, तो ऐसे समय हमेशा योगांतर अनुपात लगाइए। योगांतर अनुपात लगाने पे क्या होता है, ये जो फर्स्ट नंबर है इसका क्या हो जाता है डबल टाइम्स यानी ये 6x हो जाएगा और जो सेकंड नंबर है वो क्या हो जाएगा उसका डबल यानी कि आपको 4y हो जाएगा। और यहाँ पर आपको ऊपर 5 में 3 जोड़ोगे तो 8 और 5 में से 3 घटा दोगे तो 2। अब देखिए 2 एकम 2 2 चौक 8, यहाँ 2 दूनी 4 2 तीन 6, यानी कि x बटे वाई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ 4, ये 2 यहाँ जाएगा गुणे 2 हो जाएगा बटे में कितना आ जाएगा 3, यानी x बटे वाई बराबर 8/3 आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके देखिए दोस्त क्या बोल रहा है, किसी भिन्न के अंश में अगर 50% की वृद्धि कर दिया जाए और हर में 80% की वृद्धि कर दिया जाए तो नया भिन्न यानी कि जो न्यू फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा। सबसे पहली बात तो आप जानते हैं 50% की वृद्धि है, 50% मतलब होता है आपको 1/2, 1/2 अगर इसमें वृद्धि कर रहे हैं यानी कि यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो यह हो जाएगा 3/2, क्योंकि वृद्धि कर रहे हैं यानी 1/2 यानी कि 2 यहाँ ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा इसकी वैल्यू। इसके बाद आपको क्या हो जाएगा ये अंश की वैल्यू आ गई। इसके बाद हर की जो वैल्यू है क्या हो रही है 80% की वृद्धि हो रही है, 80% की वृद्धि हो रही है यानी कि आपको 80% बोले तो 80/100 यानी 0 0 कट गया, 2 चौक 8 2 पंचे 10, अब ये जुड़ जाएगा तो यानी 9/5 हो जाएगा, यानी कि 80% वृद्धि करने पे ये क्या हो जाएगा ये फाइल अंश हो गया और ये क्या हो गया हर हो गया। अब इसका हमें क्या करना है रेशियो निकाल लेना है। तो ये जब गुणे में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 गुणे 5/9, तो 3 एकम 3 3 त्रिका 9 यानी कि 5 क्या हो जाएगा 6 आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके चलिए दोस्त देखिए अगला प्रश्न है 243 का वर्ग भागे 27 का वर्ग गुणे 6 भागे 18 का मान कितना होगा, का मान आपको पूछा गया है। तो दोस्तों ऐसे समय वर्क करोगे फिर डिवाइड इसका वर्क करोगे इससे डिवाइड करोगे तो नंबर क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। इसको क्या करिए ये 243 और 27 ये दोनों ही 3 के क्या है घात हैं, और तो ये 3 का घात कितना हो जाएगा 5 और इसके ऊपर घात कितना है 2 भागे यहाँ पे 3 का ये घन है और यहाँ इसका स्क्वायर गुणे 6 भागे 18। अब ये देखिए आपको 5 दूनी 10 हो गया यानी 3 के ऊपर घात 10 भागे क्या हो जाएगा 3 के ऊपर घात 6 गुणे 6 भागे 18। अब जानते हैं भाग का चिन्ह रहता है और आधार सेम होता है तो घातों को घटा देते हैं यानी 3 घाते 4 आ गया गुणे 6 भाग में कितना 18,
अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करने जाएंगे तो यहाँ बटे में 18 ले लेंगे, 6 कम 6, 6 त्रिक 18 और 3 यहाँ पे एक बार कट जाएगा, यानी कि 3 के ऊपर घात कितना आ जाएगा 3, यानी 3 का घात 3 यानी कि 27, इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए दोस्तों, दिया गया 1800 में किस संख्या से गुणा करें कि वो पूर्ण घन बन जाए। पूर्ण घन बन जाए तो इसको प्रश्न को कैसे आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए पहले 1800 का क्या करेंगे आप गुणनखंड करेंगे, और आप जानते हैं कि हर नंबर कितनी बार होना चाहिए, 3 बार। तो जो नंबर आपको कम रहेगा उतनी बार उसको लेके क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 900, इसको 2 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 450, इसको 2 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 225, इसको डिवाइड किया तो 5 से, तो यानी कि आपको हो जाएगा 5 चौक 20, 5 9 45, सॉरी 5 चौक 20, 5 बचे 25, फिर इसको 5 से डिवाइड किया तो ये 9 बार, फिर 3 बार, फिर 3 बार, यानी कि आप देख रहे हैं कि ये दो तो टोटल 3 बार है, क्योंकि घन निकालना है, यानी कि जोड़ी कितनी बार बननी चाहिए 3 बार, लेकिन ये आपको कितनी बार है 2 ही बार है, तो यानी कि 1 5 हमें चाहिए, और यहाँ पे भी 3 2 बार है, यानी कि 1 3 चाहिए, यानी कि 5 3 15, यानी कि 1800 में जब मैं 15 से गुणा करूंगा तब जाके जो नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा, पूर्ण घन आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 15। ओके, तो दोस्तों ये वो हमारे पास कुछ सवाल आए थे, इसके आधार पर मैंने आपको मैथ्स का क्या किया, एनालिसिस किया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्त जरूर लाइक करिए, और चैनल पे नए हैं तो दोस्त सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कृपा करें। थैंक यू दोस्त, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।